बच्चों, अब हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास समझेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास देखें। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि काव्य क्या है। मैंने पहले कहा कि गद्य और पद्य दो चीज़ें हैं। पद्य में काव्य मतलब वह रचना जो छंद युक्त हो, गति, यति, विराम, तुक आदि नियमों का जिसमें पालन हो, वह रचना काव्य है। काव्य सुनने में चूँकि श्रेष्ठ होता है, इसलिए जल्दी पहले गद्य के पहले पद्य ही आया। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य और श्रव्य जिसे सुना जाए, और दृश्य काव्य जिसे देखा जाए। तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दो इसके भेद हो जाते हैं। अब अगर वैसे देखें, काव्य के अगर रूप हम देखें, श्रवण काव्य हो तो उसके कितने रूप होंगे। श्रवण जो सुना जाता है, दृश्य अलग हो गया। अब उसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सारे शब्द अगर हम लोग समझ लेंगे तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके जो सूक्ष्म पॉइंट हैं उनको हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन है। अगर मान लो प्रबंध काव्य क्या है पूछ दें तो आप कैसे बताएंगे कि प्रबंध काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो चीज़ें होती हैं। इसी पे हम लोग अक्सर शैली भी बताया करते हैं कि ये प्रबंधात्मक शैली है, ये मुक्तक शैली है, इन्हीं के आधार पर। तो प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य में कोई कथा काव्य का आधार होती है, मतलब एक कथा पूरी चलती है, कहानी, एक पद दूसरे से जुड़ा होता है, दूसरे से दूसरा, उससे आगे वाले से, उस आगे वाले से, यानी कि छंदों के माध्यम से पूरी एक कथा आगे बढ़ती है, तो वो होता है प्रबंध काव्य। इसमें रामचरितमानस आ गया, काव्य कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, रामचरितमानस भक्ति काल में है। ऐसे कई सारे हैं जिनको हम लोग देख लेंगे। द्विवेदी युग का प्रिप्रवास हो गया, साकेत हो गया और पद्मावत हो गया, ये महाकाव्य हैं। मुक्तक काव्य की अगर हम चर्चा करें तो मुक्तक काव्य मुक्त जैसे वर्ड से ही समझ में आता है, फ्री, यानी प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसके आगे पीछे कोई कथा नहीं है। एक से अधिक छंद हो सकते हैं लेकिन वो सब अपने में स्वतंत्र हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, तो बिहारी के दोहे हैं तो वो कई सारे दोहे हैं, लेकिन सब अपने आप में पूर्णतः फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़ के नहीं है कि एक कथा आगे बढ़ रही हो। तो प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में आप ये अंतर स्पष्ट रूप से समझ लें, और इसी के आधार पर आप शैली, जब जैसे तुलसीदास की जब व्याख्या हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था उसमें कि प्रबंधात्मक शैली है, और जब हम बिहारी के दोहे बता रहे थे तो मैंने शैली बताई मुक्तक शैली है, क्यों वो फ्री थे इन्हीं आधार पर। तो एक ये दो चीज़ें हो गई आपकी कि प्रबंध काव्य क्या है और मुक्तक काव्य क्या है। इसके बाद अगर आप देखें तो दो एक चीज़ें और हमें समझनी है यहाँ पर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है खंड काव्य। अब ये खंड काव्य क्या है, इसको आप जरा खंड काव्य और महाकाव्य, खंड काव्य और महाकाव्य, अगर इसको हम प्रबंध काव्य को बांट दें ऐसे करके तो दो पार्ट में हो गए, एक खंड काव्य हो गया और एक हो गया महाकाव्य। महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य में पूरा जैसे समग्र जीवन का वर्णन हो गया, खंड काव्य में जीवन के अंश का वर्णन हो गया। जैसे नाटक और एकांकी में अंतर है, जैसे कि उपन्यास और कहानी में अंतर है, उसी प्रकार से महाकाव्य और खंड काव्य में आप अंतर समझें। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है। अब खंड काव्य की बात करो तो रश्मिरथी आप देखें जो ये है, ये खंड काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी, ये खंड काव्य है। ऐसे आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है 10th में ज्योति जवाहर देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित, वो भी एक खंड काव्य है। तो महाकाव्य और खंड काव्य। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो गीत काव्य में अगर आप देखें क्या है गीत काव्य, तो गीत काव्य में गे पद होते हैं, गे छंद जो होते हैं, संगीतात्मकता का, जिसे गाया जा सकता है, गीत काव्य कहलाएगा। जैसे महादेवी वर्मा का भी है, इसमें प्रसाद का झरना और लहर इसी गीत काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को प्रॉपर समझते हैं, इनका विभाजन करते हुए चलते हैं। देखें, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें पद्य साहित्य के इतिहास को, तो
पद्य साहित्य को तो हमें आदिकाल मिलता है। सबसे पहले आदिकाल, भक्ति काल, वैसे ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ दोबारा इसको समझे ज़रा। भक्ति काल किस प्रकार से बांटेंगे अलग, रीति काल मैंने डायरेक्ट किया है विभाजन अभी, और बाकी बता रहा हूँ। रीति काल और आधुनिक काल, इस पर अभी चार्ट बनाकर दे देंगे। आधुनिक काल देखें, जो 3 पार्ट करो अगर कोई भी चीज़ होता है तो 3 पार्ट क्या होता है, पहले, बीच का और आखिरी का। तो ये आदिकाल जो है ये तो प्रारंभिक काल हो गया, और ये भक्ति काल और रीति काल ये बीच के हो गए दोनों, और ये आधुनिक काल आधुनिक हो गया। इसीलिए भक्ति काल को ये अगर तुम मध्यकाल मानो, आदिकाल और ये बीच का मध्यकाल और ये आधुनिक काल, तो मध्यकाल के 2 भाग हो गए, पूर्व मध्यकाल यानी पहले का भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल। तो ये विभाजन भी है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल को ही हम लोग भक्ति काल कहते हैं और इसको उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं, और ये हो गया आधुनिक काल। फिर इसके बाद इसमें भी हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं, रफली पहले समझ लें, फिर चार्ट्स हम बाद में बता देंगे, आप फ़ोटो खींच कर देंगे अलग अलग बुक से। देखो भक्ति काल को अगर अब इनकी समय सीमा, अब यहाँ पर एक बात और है कि समय सीमा यानी काल विभाजन जो है कोई एक स्पष्ट नहीं होता है कि एक नियम है कि यहाँ से बट गया। अलग अलग लोगों ने, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, नंदूलाल वाजपेयी हो गए, मित्र बंधु हो गए, ने अलग अलग विभाजन किया है। एक्चुअली जिस कालखंड में जिस प्रकार की विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों वाले साहित्य ज़्यादा मिलते हैं उसको उसी आधार पे नाम रख दिया जाता है। तो हम लोग आसान वाला जो है उसको देखें और याद करने का तरीका भी देखें। आदिकाल के अन्य नाम भी अभी बता रहे हैं। आदिकाल को अगर हम लोग देखें तो सन, ये वाला विभाजन इसलिए देख लो क्योंकि इसमें एक जगह ख़त्म वहीं से शुरू कर दो। आदिकाल अगर देखें सन 743 से ले लो 1343 तक। तो अब इसके बाद आप ले लो भक्ति काल, ले लो भक्ति काल, तो ये 1343 पे ख़त्म किया था, तो 1343 से ले लो 1643 ईस्वी तक। अब ये 1643 पे ख़त्म किया है, तो रीति काल को आप उठा लो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब यहाँ पर ख़त्म किया है, अब आधुनिक काल उठा लो यहाँ पर, आधुनिक काल, तो ये आप ले लो 1843 ईस्वी से अब तक। अब इसके बाद आधुनिक काल का विभाजन भी हम लोग और करेंगे कि आधुनिक काल किस प्रकार से कहाँ कहाँ तक रहेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे का विभाजन और इसका विशेषताएं और कवि रचनाएं।